ओके जी, आ जाओ भाई। 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1, चलो। आ जाओ बेटा, रीड कर ले। कौन करेगा? भैया से करवाते हैं। भैया रीड कर लेगी प्लीज। Yeah. Explain what is meant by a geostationary orbit. ओके। Um, the इसका wait, अच्छा, तीन चीज़ें I होती don't हैं know. इसकी। इसकी तीन चीज़ें I होती हैं, don't रट्टे remember. वाली होती है, डोंट भाई। इसकी तीन चीज़ें होती हैं, रट्टे वाली होती हैं, सही है। और लेकिन इसका सीन ये है कि ये बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, राइट। लेकिन ये कभी कभार जो है ना, मैंने देखा है कि जब सैटेलाइट निकल गया तब भी इन्होंने एक आधी दफ़ा दे रखा है, सही है। तो देखो इसका पहली चीज़ होती है कि भाई जियो स्टेशन जो है ना, बिल्कुल अर्थ के इक्वेटर पे होता है, राइट। मतलब तुम इक्वेटर पे होगे ना, तुम सर उठा के ऊपर देखोगे, तुम्हें जियो स्टेशन जो सैटेलाइट मिलेगा ना, वो जियो स्टेशन ही होगा, राइट। ऑल्दो तुम्हें दिखेगा नहीं, मतलब वो 400 500 किलोमीटर ऊपर होता है, सही। बट यस, इट शुड बी लाइक एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर, ओके। सो इट इज इट इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर, इक्वेटर, राइट। पहली बात हो गई, राइट। टाइम पीरियड हमेशा इसका फिक्स होता है। इट हैज फिक्स टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, ओके। अर्थ की जो रोटेशन होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी रोटेशन भी वही होती है, राइट। अर्थ की रोटेशन को मिरर कर रहा होता है। एंड तीसरी चीज जो है वो, इट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। भाई इनको याद कर लो, रट्टा लगा लो, ये बार बार आएंगे, इनको लिख लेना। कभी कभार दो दिए हुए होते हैं, तीसरा नहीं दिया हुआ होता। सही है, टाइम पीरियड कैलकुलेशन से रिलेटेड है, बाकी दो जो है ना वो थ्योरी से रिलेटेड है, ओके। भैया क्लियर हो गया? चलो जी सर. आगे आ जाओ प्लीज। A satellite of mass m is in a circular orbit about a planet. The mass m of the planet may be considered to be concentrated at center. Show that the radius r of the orbit of the satellite is given by the expression where t is the period of the orbit of the satellite and g is the gravitational constant. ओके, क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा हम है? वो एफ सी इक्वल्स एफ जी करेंगे. कौन सा? एफ सी इक्वल्स टू एफ जी, मतलब अच्छा, सेंटर पार्टिकल इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल. ओके। एफ। देखो अगर तुम इस तरह से लिखोगे ना, बाय द वे, तो इसका इसका नंबर कटेगा, ओके। सही है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस, ओके। सो फिर यू हैव टू राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट, ओके। सैटेलाइट, यू फर्स्ट हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, एंड देन आप ये कहोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m m ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर एफ सी, और इसकी एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, राइट। एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो इस तरह से लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। मैं इसको सॉल्व करके ना इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहा है, राइट। इसके अक्सर जो है ना वो नंबर काट भी रहा होता है, ओके। लेट मी तो जस्ट। सिर्फ इन दोनों की चीजों के ही 2 मार्क है. किन दोनों चीजों के? लाइक ये स्टेटमेंट और ये लिखना, हाँ, जी एम एम लाइक, ओवर उस पे. यस यस यस। ओके. सो एन जी एम, देन आर क्यूब, r cube, and omega can be expanded into 4 pi squared divided by t squared, okay. Now they are saying make r the subject, okay। अच्छा अच्छा, एक और चीज है, वो क्वेश्चन के अंदर उसने जो वेरिएबल यूज कर रखा है ना, तुमने उसके अलावा नहीं यूज करना होता, ओके। सो देखो मैंने अगर यहाँ पे ना छोटा वाला आर इस्तेमाल किया है, मैं मे बी मेरा नंबर कट जाए इस पे, राइट। सो आई हैव टू यूज बड़ा वाला आर, राइट। सब्जेक्ट बना लो भाई। तो तुम्हारे पास बन जाएगा G m t² डिवाइडेड बाय 4 pi square equals to r cube, okay। Okay, let's move on। अच्छा,
इसकी ना एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने दिखानी है, क्योंकि इसमें ना बच्चे अक्सर बेकार के मार्क्स लूज करते हैं जबकि उनका आंसर सही आ जाता है। सही है। लुक, पार्ट सेकंड पार्ट बी के अंदर तुमसे कह रहा है मेनी आंसर्स commence by stating two equations, okay, equating the gravitational force to the centripetal force. Explanation was expected, भैया देखियो ना, explanation was expected, जी, and in this situation candidate should have to state that the gravitational force provides the centripetal force to the for the circular motion of the satellite, okay, so that is that as okay। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। the Earth has a mass 6.0 times 10 to the power 24 kg. Use the expression given in B to determine the radius of the geostationary orbit around the Earth. ओके, Um, दे we यूज दिस have all the फॉर्मूला। values, right? ओके, So just use this सो to find R cube and then usko cube root करके harden. कर लो, जल्दी से कर लो, क्योंकि बेटा ये कैलकुलेटर वाला काम जो है ना बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं आजकल, और एग्जामिनर भर भर के गालियां दे रहे हैं। 6 एक्सपोनेंट 24, राइट, एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा टाइम, अब देखो उसने टाइम क्या दिया रखा है। यस, उसने कहा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टाइम वो अज्यूम करेगा हमें पता होगा 24 आवर्स है, ओके। सो अच्छा, क्या समझ में नहीं आएगा। no, no, I get it. ओके, बट यू हैव टू स्क्वायर इट, राइट। इसमें प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि स्क्वायर और रूट में बड़े नंबर कट रहे हैं उसके। ओके, सो पाई आर स्क्वायर एंड यू हैव टू रूट द होल थिंग, क्यूब रूट द होल थिंग, ओके। निकाल दो भाई। Wait, t व्हाट, क्यूब हुआ या स्क्वायर हुआ? सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर। देखो सबसे पहले तुम क्यूब रूट का बटन दबाओ, देन तुम फ्रैक्शन का बटन दबाओ, देन सारी वैल्यू लिखो, ओके। G, it's coming as 4.2 times 10 to the power 7. 7, ओके। 4.2 एक्सपोनेंट 7, ओके। um you are saying 4.2 exponent 7, perfect। चलिए आगे चलिए प्लीज, बल्कि हो गया। अब रीड कर लेगा तो। The volume of an ideal gas in a cylinder is 1.8 into 10 power minus 3 at a pressure of 2.6 into 10 power 5 and a temperature of 297 as illustrated. The thermal energy required to raise the temperature by 1 Kelvin of the gas is 12.5. The gas is heated at a constant volume such that the internal energy of the gas increases. Calculate the amount in mole. Okay. So The PV cylinder, is equal to nRT. okay, so PV equals nRT, okay। so इससे हमें वॉल्यूम दे रखा है, इसने हमें प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। सो वॉल्यूम इज 1.8 exponent -3, pressure is 2.6 exponent 5 divided by 2.97, so 297 into 8.31 is equals to n। निकाल दो भाई कितना आ रहा 0.189. है। ओके, 0.189, एक मिनट। सो 3 SF के अंदर दे रहे हैं चीज़ें, 0.189 ही ले रहे थे। सही आंसर देख लें, 0.19 दे रहे हैं, बट 0.189 होना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। The हाँ जी, rise in temperature of the gas वो mc ओके, डेल्टा टी से करेंगे। है अबे नहीं बे, डायरेक्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि 1 मोल को इतना चाहिए, 12.5 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हाँ, एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट वॉल्यूम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, क्या बोलता है। फिर नहीं हो होगा। जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। एक मिनट, रुको रुको रुको, देखते हैं द राइज इन द टाइम। अभी नहीं, उससे एनर्जी आएगी लेकिन हमारे पास। सही है। सो ये एक काम करते हैं ना,
द गैस इज हीटेड और इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। ओके, सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दे रखी है अगर, चलो खैर खैर हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं। सो ई इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सो 95 इज इक्वल्स टू, मैथ्स कितना भाई, मैथ्स की कोई रिपोर्ट, मैथ्स की जुगाड़ बनाओ भैया। सी, अच्छा जी। सो the thermal energy required to raise the temperature by 1 Kelvin of 1 mole of the gas at a constant temperature. Okay, so this is basically C. C is 12.5. Okay, सही हो गया, समझ रहे हो ना? क्योंकि उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दी हुई है, राइट? सो 12.5 इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो 12.5 is a specific heat capacity, right? But तुम्हें पता है कि specific heat capacity should be in grams and not in moles, right? समझ पा रहे हो? सो इफ यू आर राइटिंग दिस, अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट अगर सोचो, तो हमें बस होता है जूल्स पर केजी, राइट, एंड पर केल्विन। ओके, बट इन्होंने केजी के बजाय इन्होंने मोल दे रखा है हमें, राइट? और पिछले वाले पार्ट में भी हमने मोल निकाला हुआ था, राइट? एंड यू नो दैट मोल एंड मास एज अ रिलेशन। सो अगर हम जस्ट यहाँ पे 0.189 ले लें, सो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। क्या ये बात समझ में आई? यस। नहीं आई सर। ओके, एक मिनट बता दो। पहले तो एक काम करो, वैल्यू निकाल लो, आंसर देखते हैं क्या आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। 40.2 आ रहा है। 40.2। ओके, 40 इसका मतलब है, वेट, 40 आ रहा है, सही है। अच्छा जी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम कह रहे हैं कि भाई इफ वी हैव लेट्स से 1 मोल को 1 मोल को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 12.5, राइट? एंड उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो 1 केल्विन का है, सही है। यानी 1 मोल का जो टेम्परेचर वो है 1 K का, सही है। अच्छा, if we have the change in internal energy as 95 joules, right? Or we don't know the temperature change, but we know the amount of mole, right? I'm just doing the cross multiplication. So the amount of mole is just 0.189. Okay, so cross multiply करोगे कितना बन जाएगा? So 12.5 into 0.189, okay, into K, delta K, which is the change in temperature, or delta T हम लिख लेते हैं, which is the change in temperature, should be equal to 95 and joules, और वो मोल और वो सब चीजें एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगला समझ रहा है? अब्दुल्ला बोल प्लीज। फिर मास को मोल्स में कैसे लिखा सर, अबे मुझे ये छोड़ नहीं ना समझ आई। भाई, देखो उसने हम ये रिलेट नहीं कर रहे ना। अगर आप इस चीज को देख रहे हो ना, अगर आप इस चीज को देख रहे हो, आप इसको छोड़ दो फॉर नाउ, राइट? अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी देखो, सही है। हमें बस ये कह रहा है कि हमें बस ये कह रहे हैं कि भाई 1 मोल जो है ना, उसको इतनी हीट चाहिए। ओके, सही जी। है। और अगर हम मोल को रिलेट कर लें डायरेक्ट, भाई अगर हमारे पास इतने मोल होते हैं तो इतनी हीट चाहिए, इफ वी हैव दिस मच मोल, राइट, एंड हम इतनी हीट दे रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर चेंज होगा, राइट? मोल एंड लाइक द, क्या चीज है, द एनर्जी एंड द टेम्परेचर चेंज, दे आर बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, क्या ये बात समझ पा रहे हो? जी। सही है, तो बस मैं उसी चीज को आपस में रिलेट करके कर रहा हूँ। सही है, मैं इसी चीज को बस आपस में रिलेट करके कर रहा हूँ कि जब हमारे पास 1 मोल का 1 केल्विन का जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज था, और 1 मोल हमारे पास से गैस के, तो उसको जो है ना, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड थी, राइट? यानी एक गैस है हमारे पास, उसको हमें 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। सो उसके लिए हमें 12.5 जूल्स की एनर्जी हमें चाहिए थी, राइट? और अब हमारे पास एक वही गैस है, उन्होंने एक एक केस ये बता दिया, राइट? हमारे पास वही गैस है,
उसके जो अमाउंट ऑफ मोल है वो इतने हैं, राइट। उन्होंने कहा कि हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज कितना आएगा, बस ये बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। जी। एंड तो सारी फिर चीजें। ये मास वाला क्या था? मास वाला क्या चीज? तो ये मास की जगह मोल्स पे पहले मेथड में सर। अबे देखो ना, मोल मोल और मास आपस में रिलेटेड होते हैं। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर, राइट। मास ओवर एम आर, ऐसे ही होता है। जी सही हो गया। अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर लो, यहाँ पे अगर आप अज्यूम कर लो कि भाई इस जगह पे आप मास अपॉन एम आर रख रहे हो, सही है। और यहाँ पे भी आके बाद मास अपॉन एम आर आएगा, राइट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको जो है ना वो इन टर्म ऑफ मोल दी हुई है, राइट। तो एम आर से एम आर कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो वो दोनों के मोल्स और मास डायरेक्टली रिलेटेड हो रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये अभी भी नहीं जी। समझ में आया। सही, तो इस वजह से फिर आप आगे। मोल लिखो या मास लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सही है ना। ओके। परफेक्ट। सही हो गया, 40 आ गया, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया, फाइन, चलो आगे आ जाओ। Use your answer in part. Use your answer part to show that the final pressure of the gas in the cylinder is 2.95 into 10 power 5. फाइनल टेम्परेचर, Hmm. फाइनल प्रेशर, ओके। पार्ट टू का आंसर बोल रहे हैं यूज करने को, टेम्परेचर हमें दे रखा है एंड क्या कर सकते हैं भाई। Temperature is directly proportional to pressure. टेम्परेचर इज ओके, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर आप ये कह रहे हो, फाइन। अच्छा जनाब, सो पहले वाले केस का हमें टेम्परेचर दे रखा है, सही है, और पहले वाले केस का हमें प्रेशर भी आएगा, सही है। सो यानी हम कह देते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ऐसा चलेगा। सो पहले वाले केस का जो प्रेशर है वो हमारे पास है 260 या 2.6 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाई 297। दूसरे वाले का प्रेशर हमें निकालना है, राइट। और हमने यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर निकाला था, सही है। सो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि वो राइज हुआ है, तो इसका मतलब है 297 में कितना ऐड करोगे, 40 ऐड करोगे, ऐसे ही ना। जी सर। 337, ओके। यह आपके पास आ जाएगा, सही हो गया। सो आपने 337, हाउ मच। They're 2.95 into 10 power 6. ओके, 2.95 एक्सपोनेंट सिक्स सिक्स, एक मिनट। सिक्स क्यों, सिक्स में फाइव है ना, सिक्स आ रहे हैं। So, सर यहाँ पे 5 आ रहा है, फाइव है, 5 आ रहा है, हाँ ओके, सॉरी। फाइव फाइव, ओके, सही। सो हेंस शोन, ओके आगे आ जाओ। The gas is now allowed to expand. No thermal energy enters or leaves the gas. The gas does 120 joules of work when expanding against the external pressure. Still explain why the final temperature of the gas is above or below 297 Kelvin. The work is done by the gas. सो अलाउड टू एक्सपेंड, सही हो गया। सो आप कह रहे हो कि वर्क इज डन बाय द गैस, और ये नेगेटिव क्यों, होगा। सही हो गया। अच्छा जी, नो थर्मल एनर्जी एंटर और लीव द सिस्टम, सो क्यू आपके पास जो हो गया वो जीरो हो गया, सही हो गया। द गैस डज दिस मच ऑफ वर्क डन एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द प्रेशर, सही है। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 120, ये आ गया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड बी अबव और बिलो। तो अगर उसने बिलो नेगेटिव, होगा। बिलो हो, क्योंकि अगर उसने नेगेटिव वर्क डन किया तो इसका मतलब है उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी है एंड पुशिंग द पिस्टन आउटवर्ड, राइट। तो उसकी वजह से जो है ना उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी एंड सो वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। फिर इसको इंटरनल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा। लाइक इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, तो ओके यस, ठीक है, सही है। तो बेसिकली
हाँ, क्योंकि हमारे पास देखो वर्क डन तो है नहीं, सो बेसिकली जस्ट जो भी हमारे पास वर्क डन हो रहा है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, राइट। सो वर्क डन हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी, राइट। सही हो गया। जी। सो द इंटरनल एनर्जी decreases as the gas expands. इसका भी मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट भी चेक करी है, as the gas expands, right? uh, so the kinetic energy of the particles will be um, converted into work done by the gas। सही हो गया, ये बात आ गई। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles mean less temperature. Okay, so they're saying internal energy change in internal energy is 120 या फिर 25 joules। internal energy decreases, negative kinetic energy molecule decreases। और हाँ, सही है काफी है। अच्छा, वो एक नंबर जो ये दे रहे पेपर कौन सा है? 2013 का है, और 42 मई जून। तो अच्छा, ये दो नंबर हमें दे रहे हैं। एक नंबर हमें दे रहे हैं इस चीज को लिखने का, चेंज इन एनर्जी। हाँ, हमने भी लिख लिया कि चेंज इन एनर्जी वो नेगेटिव में हमारे पास आ रहा है। और अगर हम इसका आखिरी वाला पार्ट देखें, यहाँ पे अगर आप रिलेट करो, देयर वाज considerable confusion of ideas when answering this part. Some suggested that temperature would rise because the gas had done work. Okay, in many answers, a link was attempted between delta U, Q, and W, but frequently the sign of these changes were not clear, leading to the conclusion that the internal energy would increase. Okay, fine. Internal energy decrease होनी चाहिए, उन्होंने increase कर रखी है। चलो आगे आ जाओ, कासिम रीड कर लो प्लीज। Jeez. A mass of 78 grams is suspended from a fixed point by means of a spring as illustrated in figure 3.1. The stationary mass is pulled vertically downwards through a distance of 2.1 centimeter and then released. The mass is observed to perform simple harmonic motion with a period of 0.69 seconds. The mass is released at time t is equal to 0 for the oscillations of the mass. ओके। Calculate the angular frequency. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मास ग्राम के अंदर दे रखा है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जनाब, एंड इन्होंने आपको ये दे रखा है टाइम पीरियड, राइट। इससे आ जाएगा ओमेगा का फॉर्मूला बताएगा भाई, ओमेगा इक्वल्स टू, यस काजिम क्विक। V is टू equals to बाय, R times ओए, नहीं 2/T। अबे वो जो चीज दे रखी है उसको उसको उससे रिलेट करोगे ना। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 0.69, कितना आ रहा है? 9.11 9.1, एंड बस 9.1 ले लेते हैं। अच्छा जी, 9.1, हाँ सही। चल आगे आओ। German numerical equations for the variation with time t of the displacement x in centimeter. ओके, बेसिकली साइन वाली इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, समझो, याद है? साइन या कॉस वाली इक्वेशन पूछ रहा है। Yes. ओके, तो अब इन्होंने कहा कि द स्टेशनरी मास इज पुल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द डिस्टेंस ऑफ दिस मच। तो इसका मतलब है ये एम्पलीट्यूड आ गया, राइट, दिस इज द एम्पलीट्यूड।
देन रिलीज्ड। ओके, सो इसका मतलब है कि हाई एम्पलीट्यूड से रिलीज हुआ, यानी ये आपको यूं दिखना चाहिए। ओके, ये ग्राफ आपको यूं दिखना चाहिए इस तरह से। ये ऐसी इक्वेशन किसकी होती है भाई? सर ऐसी साइन नहीं, हाँ साइन की। अबे, ये मीन है, दिस इज द रेफरेंस। हाँ जी। अच्छा फिर कॉस की, सही सही। हाँ, सही हो गया, क्योंकि उसने मीन पोजीशन से नीचे खींचा है, देन रिलीज किया है। जिस पॉइंट से उसने रिलीज किया है वो पॉइंट स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। ओके, सो आप ये कह दोगे कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू और एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट, और फिर एक्स नॉट में आप लिख दोगे 2.1 क्योंकि एम्पलीट्यूड है, और कॉस ओमेगा आप लिख लोगे 9.1, राइट, और टी आपके पास जैसे ऐसे ही आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। चलो आगे चलो। फिर कॉस क्यों कर रहे हैं? ब्रो उसने जो है ना क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि उसने डिस्प्लेस किया मैक्सिमम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक, देन उसने रिलीज किया, राइट। और जब भी मैक्सिमम पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट होता है वो कॉस का होता है। सही हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव ये कॉस, आपने लिखो कॉस। नेगेटिव कॉस का नहीं बनाया हुआ? नेगेटिव कॉस का है बट कॉस का होता है। उसने उसने बेसिकली वर्टिकली ओके। डाउनवर्ड नीचे खींचा है, तो तुम कॉस का दो या नेगेटिव कॉस का दो, वो चल जाएगा, एक्सेप्ट करेगा। एक मिनट, नेगेटिव कॉस का ओके। नेगेटिव 2.1 एंड 9.1 न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड। अच्छा एक मिनट, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये चलो ये इक्वेशन करके एग्जाम रिपोर्ट चेक करते हैं, आ गया। द स्पीड v in meters per second. ओके, अच्छा स्पीड की क्या इक्वेशन होगी? अगर अगर कॉस की इक्वेशन पुरानी वाली है तो अगली वाली इक्वेशन किसकी होनी चाहिए भाई? कॉस को डिफरेंशिएट कर तो क्या बनता है? कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं साइन बनेगा ना। साइन, नेगेटिव साइन बनता है, बट चलो ओके। सही हो गया। अच्छा जनाब, सो कॉस की इक्वेशन होनी चाहिए इसकी स्पीड की इक्वेशन होनी चाहिए v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। टेक्निकली सोचो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, राइट। चलो, अच्छा वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई? वी नॉट का फॉर्मूला होता था एक्स नॉट ओमेगा वाला, रिमेंबर, एम्पलीट्यूड और उसको मल्टीप्लाई करते थे। सो टू जी। पॉइंट वन इंटू 9.1, राइट। सो ये आ गया, जो मल्टीप्लाई करोगे सो ये आपके पास हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा, राइट, वो वैल्यू बताओ। एंड 19.1। 18.1, एटीन नहीं, पॉइंट 19.1। ओके, 19.1, फाइन। और साइन ओमेगा की जगह आपने रख दिया 9.1, और टी आपके पास आ गया, क्लियर। जी। और ये आपके पास, अच्छा नेगेटिव साइन लगा दो, और ये आपके पास आ जाएगा वी। ओके, अच्छा इसकी ना एग्जाम रिपोर्ट देखते हैं, मार्किंग की तो खैर है आसान है। Okay, there were comparatively few fully correct answers because many candidates did not read the question carefully. Many did not include the numerical values or did not give the equation involving the variation with respect to time. It was common to find in part one the displacement varies as sine 9.1 t rather than cos 9.1. Okay, so sine की मत दे देना क्योंकि sine का वो ग्राफ या केस नहीं बन रहा. Okay, the majority of the answer correct, but significant number of candidates did not give the correct expression for the what the hell man. Wait, सर find it. नेगेटिव साइन लगाना तो जरूरी नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है। चलो, अच्छा यहाँ पे आ रहा है काइनेटिक, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पाई पता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल अबे एनर्जी थी। ऐसा बोलेगा तो कैसे काम चलेगा बे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, समझ गया? जी। सो हाफ मास में दे रखा है 78, 78 एक्सपोनेंट -3। सही है क्योंकि ग्राम्स के अंदर है। ओमेगा तुमने निकाला था 9.1, स्क्वायर कर दोगे। 2.1 का डिस्प्लेसमेंट था, उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दोगे। कितना आ रहा है? सर 1.42 टाइम्स 10⁻³ ओके, 1.42, टू लें क्या, टू लें क्या, टू, टू एस एफ के अंदर सारी चीज़ें हैं तो 1.4 ले लेते हैं। 1.4 एक्सपोनेंट -3, राइट। जी। चलो, हो गया, क्वेश्चन हो गया ये वाला। हो गया, आ जाओ इब्राहिम, करवा सकते हो इब्राहिम, आर यू देयर? इब्राहिम, आर यू देयर? G, an insulated metal sphere of radius r is situated in a vacuum
The charge q on the sphere may be considered to be a point charge in the center of the sphere. State a formula in terms of r and q for the potential v on the surface of the sphere. क्या हो जाता? के क्यू ओवर आर, राइट? ऐसे ही ना? Yes. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द सिंबल्स जो कि उसने यूज कर रखे हैं, वही आपने यूज करना है. सो कैपिटल वी क्यू और कैपिटल आर. ओके फाइन, आ जाओ. Define capacitance and hence show that the capacitance C of the sphere is given by the expression C equals to 4 pi epsilon naught R. Okay, so define capacitance. So capacitance is basically the ratio of potential, right? Yeah, voltage and, sorry, ratio of the charge and the potential. Of the charge and potential. Okay, ये आपके पास हो गया. सही है. So आपने कहा कि भाई Q over V is basically C. Right now, सही है. So अब अगर और V आपको पता है, V is basically K Q over R. Right. So यहाँ पे आप चीज़ें रख लो. सही है. So हाँ हाँ हाँ, जब V को अगर आपने सब्जेक्ट बनाया, so अच्छा उन्होंने एप्सिलॉन दिया हुआ है, so हमें उसको भी एप्सिलॉन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो Q over C is basically equal to Q over 4 pi एप्सिलॉन नॉट R. ओके, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको. सही है. Q से Q कैंसिल कर दो. C is equal to 4 pi एप्सिलॉन नॉट एंड जस्ट R. ओके, एनी प्रॉब्लम? आपको बस ये पता होना चाहिए K is equal to 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट. ये आपको पता होना चाहिए, राइट? ये कन्वर्जन सही है. चलो आगे आ जाओ. An isolated metal sphere has radius 45 centimeters. Use the expression in A part 2 to calculate the capacitance in picofarad of the sphere. ओके, रख लो भाई, वैल्यूज रख लो. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 एक्सपोनेंट -12. भाई कैलकुलेटर लेके बैठो. और यस, कुछ तो बोलो यार. -2. सो क्या आ रहा है? आई एम गेटिंग 50.0 एक्सपोनेंट -12, राइट? विच इज 50 माइक्रो पिकोफैरेड. ओके, क्लियर हो गया? आगे आ जाओ प्लीज. जैसे मैम. The sphere is charged to a potential of 9 times 10 raised to 5 volts. A spark occurs partially discharging the sphere so that its potential is reduced to 3.6 times 10 raised to 5 volts. Determine the energy of the spark. Okay, so the formula that relate the capacitance and the potential is um, half C. एंड अच्छा, इन्होंने कहा कि स्फीयर पहले इतना था एंड देन डिस्चार्ज, सो रिड्यूसेस टू दिस, डिटरमिन द एनर्जी ऑफ द स्पार्क. ओके, सो जो भी चेंज इन एनर्जी होगी वही एनर्जी ऑफ द स्पार्क होनी चाहिए. ऐसे ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए. Yes. सी. ओके, वी स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट? सो सॉरी, एनर्जी. सो दिस इज द एनर्जी, हाफ इंटू 50 एक्सपोनेंट -12. अच्छा जनाब, फाइनल है 3.6 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल है 9 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर, राइट? और ये बेसिकली एनर्जी लॉस हो रही है कैपेसिटर से, राइट? तो ये कहाँ जा रही होगी? स्पार्क की एनर्जी में जा रही होगी. सो निकाल दो कितनी आ रही है. Sir, अभी calculator नहीं. ओके भाई, नो वरीज. सो 3.6 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर माइनस 9 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर
in bracket. Okay, I am getting 17. Okay, I am getting 17 with a negative sign. Okay, and that negative sign shows कि आपके पास जो है ना एनर्जी लूज हुई है. सही है. सो ये एनर्जी लूज होके कहाँ जाएगी, बेसिकली स्पार्क के अंदर चली जाएगी, राइट. सो 17. चलो भैया, हो गया. हाँ जी. ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन. Define the Tesla. ओके, एलॉन मस्क लिख दे The, नाम. नहीं नहीं नहीं. ओके फिर भाई. It is when a 1 meter wire is हाँ हाँ. kept हाँ हाँ. in a magnetic field perpendicular to the magnetic field, वेरी गुड. carrying a current of 1 amperes. कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर. फाइन. अच्छा, बाय द वे ये आप वैसे जो डिफाइन कर रहे हो, आप टेस्ला जो है वो है, क्या बोलते हैं, इसका यूनिट है टेस्ला, राइट. टेस्ला इज नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड, सो टेस्ला इज यूनिट, बट ओके फाइन. तो आपने कहा कि भाई अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसकी एग्जामिनर बोर्ड में अक्सर चेक किया है. आपने लिखना होता है कि व्हेन अ लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेट, ये चीज़ जो है ना वो. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसा है, सब मज़े में, हफियत है. मैं हाफिज है। अच्छा जी. भाई रोजे रखनी रख रहा, क्या वजह? क्या हुआ है तो रोजा? अच्छा. अरे ना कर यार, कसम से. जी जी। नहीं 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 नहीं. अरे भाई अरे. सच में। अरे क्या सुन लिया मैंने ये. अच्छा. ओके ओके ओके. सो ओके. सो हम कहते हैं कि व्हेन अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कम ऑन, वायर. सही हो गया. हैव अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, ये आपने कहा था करंट ऑफ 1 एम्पेयर. 1 एम्पेयर पेयर placed perpendicular in the uniform magnetic flux density experiences um, force force per unit length. सही. मैंने डेफिनेशन मार्किंग की जरूरत लगाई हुई है. सही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सही, लेकिन इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं. सही है कि वो एग्जामिनर क्या कह रहा है डेफिनेशन के बारे में. सही है. आ जाओ. तुमसे कह रहे हैं कि इन जनरल डेफिनेशन वर नॉट वेल एक्सप्रेस. Comparatively, few even suggested that the Tesla measured the magnetic flux density. The statement frequently began with a word such as a force of 1 Newton act on the wire or a conductor carrying a current of 1. Okay, so like वो उसको वो नहीं कर रहा. सही है. अच्छा, मार्किंग की क्या कह रही. लेट्स सी कि हमारी कितना रट्टा सही है. So it's basically saying the uniform magnetic flux normal to the long straight wire. Okay, so they're including all those things, right? वो कभी कभार exam report से mention किया हुआ है. Of one carrying a current of 1 ampere creates, अच्छा, exerts a force of experience a force of, अच्छा, creates a force of 1 unit per. Okay fine, चलो आगे आ जाओ. अगले आगे रीड कर लो. Two long straight vertical wires, X and Y, are separated by a distance of 4.5 as illustrated. Okay. The wires pass through a horizontal card PQRS. The current in wire X is 6.3 amperes in the upward direction. Initially, there is no current in wire Y. On figure 5.1, sketch the plane in the plane PQ the magnetic flux pattern due to the current in wire. Show at least four flux lines. Okay. सो बेसिकली इन्होंने डायरेक्शन ऑफ द करंट मेंशन कर रखा है, राइट. एंड इसमें क्या रूल लगता था, राइट हैंड ग्रिप रूल लगता था, रिमेंबर. समझ रहे भाई? जी याद है, रूल याद है? ये दिखा जी दूं. याद है. ऐसा रूल क्लॉकवाइज था. होगा. हाँ जी, ये वाला रूल होता था. ओके भाई, बढ़िया.
अबे भाई आपके भाई के पास सारी चीजें, सारा मवाद पड़ा है भाई। ओके, क्लॉकवाइज आप कह रहे हो, सो आपके पास जो है लाइक दिस, अच्छा फी लाइन बना रहे हो, तो फी लाइन आपके पास बन जाएगी, चार बनाने को कह रहे हैं, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, ओके, एंड द थर्ड वन, ओके, एंड द फोर्थ वन। चलो, देखो तुम्हें तीन या चार नंबर देगा, राइट, एंड यू हैव टू शो द वेरिंग डिस्टेंसेस, ओके, कि डिस्टेंस जो है वो दोनों का वेरी हो रहा है, सही है, ओके। यानी यानी ना तुम्हें ये वाले डिस्टेंसेस दिखाने हैं, यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे बढ़ती है, एंड तुम्हें डायरेक्शन भी शो करनी होगी, सो डायरेक्शन वुड बी, भाई ये बन रही है ना भाई, ऐसे ही, जी सर। परफेक्ट, सही हो गया, तीन नंबर दे, तीन नंबर दे रहा है, तीन नंबर में ना इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, एग्जामिनर वो बड़ी अच्छी बातें बताता है। सो there are very few exceptions, diagram illustrated concentric circle, concentric circle बोले तो जितने भी सर्कल बनाए सबका सेंटर सेम होना चाहिए with the correct direction, however very few were drawn with a sufficient care to show the relative separation of the line, okay, देख रहे हो ना भाई कि वो बोल रहा है इसको, सही ना, कि आपको लाइंस की जो सेपरेशन है उसको दिखाना होता है कि वो इंक्रीज हो रही है, राइट। सो चलो आगे आ जाओ, रीड कर ले पे, क्विक। The magnetic flux density B at a distance x from a long straight current carrying wire is given by the expression where I is the current in the wire. ये जो भी है is the permeability of free space. Calculate the magnetic flux density at म्यू y म्यू due to the म्यू current म्यू in म्यू wire x. म्यू पढ़ते हैं इसको पे, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी, ओके फाइन। सो बी इज गिवन, तुम्हें इसका नाम नहीं पता, वैल्यू पता है, 4 पाई एक्सपोनेंट -7, ओके, एंड इसकी वैल्यू वैसे गिवन होती है पेपर के शुरू पेज में, मैं भी देख लेता हूँ, मैंने होशियारी कर दी है, बट लेट्स सी कुछ चवल ना हो जाए। म्यू नॉट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ये रही 4 पाई एक्सपोनेंट 7, सही है, हेनरीज पर मीटर, ओके। सो अच्छा जनाब, ये आ गया आपके पास, और 4 पाई आ गया, करंट भाई दे रखा है उसने 6.3 एम्पियर, सही है भाई, कैलकुलेटर निकाल ले जल्दी, 6.3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई और एक्स दे रखा है तुम्हें 4.5, ओके, 4.5, कितना आ रहा है भाई, 4.5 एक्सपोनेंट -2, हाँ जी, 1.75 into 10 power minus 4. 1.75 एक्सपोनेंट -4, परफेक्ट हो गया। चलो आगे आ जाओ, एक मिनट की मार्किंग की चेक कर लेते हैं, 1 पॉइंट और 2.8 आ रहा है, क्या किया भाई, सारी चीज़ें मैंने एग्जैक्टली सही लिखी हैं, करंट मल्टीप्लिकेशन में, हाँ, ऐसा, मोस्टली उधर मार्किंग स्कीम में 2 पाई। अच्छा मैंने 2 पाई नहीं डाला कैलकुलेटर में। ओके, तो 2 पाई क्यों डाल रहे हैं? बच्चे फॉर्मूला है ना, अच्छा ठीक है। सो अब 2.8 into 10 power minus 5 आ रही है। ओके परफेक्ट। Current of 9.3 amperes is now switched on in wire Y. Use your answer in part 2 to calculate the force per unit length on the wire. ओके भाई, ये B बी ओवर एल निकालने का बोल रहा है, एक मिनट, ये 2.8 एक्स में -5, सॉरी, हाँ जी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, BIL का फॉर्मूला लगाएंगे, F is equal to सही है, BIL। तो अच्छा साइन थीटा कहाँ जाएगा फिर, फिर वो वायर बी पहले से आई ही एल, परपेंडिकुलर है। उसे क्या रखा है कहीं पे, तो ऊपर डायग्राम में तो है। अच्छा चलो सही है, सो साइन थीटा में हम 90 लिख लेंगे, सही है, सो एफ ओवर एल हमें निकालना है, सही है, बी हमने निकाल लिया, सही है, 2.8 एक्सपोनेंट -5, राइट, और आई जो है वो 6.3 है, सही है, सो आपके पास जो साइन थीटा हो जाएगा वो हम 90 ले लेते हैं, कितना आता है भाई, अच्छा सॉरी, करंट से चेंज किया, 2.6। वेट 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 वेट, द करंट ऑफ दिस इज नाउ स्विच ऑन इन वायर वाई,
to calculate the force per unit length on wire Y. अबे यार, एक तो एक खांसी कम बखत पीछे नहीं छोड़ रही। सो करंट आप ले लो 9.3। इसको दोबारा से कर लो प्लीज। 2.6 into 10 power minus 4 अच्छा आ रहा सही है। कह दो भाई। 2.6 एक्सपोनेंट -4 बता रहे हो। जी। सही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक वायर एक्स है, एक वायर वाई है। वायर एक्स में हमारे पास करंट जाता है 6.3 का, और वायर वाई में हमारे पास जो है वो करंट इतना का 9.3 का। सही है। 9.3 का करंट जो है वो वायर वाई में जा रहा है। सही है। अच्छा, वायर वायर की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नहीं, वायर एक्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इतनी थी, राइट। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वायर वाई भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, क्योंकि वो उसकी फ्लक्स डेंसिटी के अंदर आ रहा है, राइट। और जो फोर्स फिर होगी वो हमने ये निकाली। ओके, आगे चलिए। The currents in the two wires are not equal. Explain whether the force per unit length on the two wires will be the same or different. The हम्म। same होगी because of Newton's third law of ओए motion. होए यार, ये तुम्हें किसने बताया? नहीं, तुम्हें याद तो नहीं हो सकता ये बात। तुम्हें कहाँ से पढ़ा ये? फिर मार्किंग स्कीम भी पढ़ा है। अरे यार, शिट शिट शिट। अच्छा जी, सो द टू वायर शुड एक्सपीरियंस, तुम्हारी आंखें बहुत खतरनाक चल रही हैं, फुप्पो वाली आंखें बे। द टू वायर शुड एक्सपीरियंसेस द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ opposite forces, right? According to Newton's third law, according to Newton's third law। ओके, ये आपके पास हो जाएगा। सही है। इसकी इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं कि वो क्या कहता है एग्जामिनर। Okay, so answer to this question tends to be center dependent. Some candidate base their argument on the Newton's third law. Others realize that the force per unit length depends on the product of the two current. Both approaches were quite acceptable. Some candidate stated that the force would be different because of the currents are different. Okay, सही है, तो ये नहीं एक्सेप्ट होगा। चलो आगे आ जाओ भाई। um, क्या बोलते हैं, ये वाला कौन करेगा भाई? भैया पढ़ रखा है, ये करा सकती हो, बल्कि ओ लेवल्स का है। भैया रीड कर लो प्लीज। Okay. State Faraday's law of electromagnetic induction. क्या उधर? इसमें ये था ना, the EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. ओए होए, induced EMF is directly proportional, मिट जा proportional to the rate of rate of change of magnetic flux linkage। लिंकेज भी लिखते हैं, ओके, क्योंकि जस्ट फ्लक्स से काम Okay. नहीं चलता। अच्छा, इसकी एग्जामिनर बोर्ड पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है। तो answer was mostly satisfactory. Minority either did not include the rate of change or considered the induced current rather than induced EMF। अच्छा भैया, आपने EMF जस्ट बोला, induced EMF बोलना होता है, ओके ना। Candidate should be reminded that the law is stated by the reference to the proportionality। Fine, law हम जो है वो proportionality से कहते हैं। ओके, आगे आ जाओ। The output of an ideal transformer is connected to a bridge rectifier as shown. The output to the transformer is 240 volts RMS and the maximum potential difference across the load resistor is 9 volts. On the figure, mark with the letter P the positive output from the rectifier. हम्म। Um, ओके जी। where will that go? Where ये resistor के ऊपर जाएगा या उस coil के ऊपर? नहीं ना, यहाँ पे आएगा ना। इधर इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट कहाँ पे आएगा। अच्छा, so on the top part of the resistor. एंड हाउ, एनी रीजन, या ऐसे ही तुक्का लगा दिया? तो या वो आपने गैस, बता के? नहीं ये जो है ना, लाइक ऑल द क्वेश्चंस में यही होता है, टॉप पार्ट ऑफ द रजिस्टर नहीं, कभी बॉटम पे नहीं पॉजिटिव। होता है। तो ये क्वेश्चन कर रखे इसके। इसके ब्रो, क्वेश्चंस थोड़े बहुत। देखो ना, अगर यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से पास हो सकता है करंट, राइट। ये डायोड कंडक्टिंग है, सही है, और यहाँ से फ्लो हो जाएगा, राइट। और जब करंट यूं फ्लो करेगा
तो भी यहाँ से फ्लो होके जा रहा है, सो दैट इज़ वाई दोनों टर्मिनल पे पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट कभी यहाँ से फ्लो होगा, सही, और कभी यहाँ से फ्लो होगा, राइट। सो जब वो यहाँ से फ्लो हो रहा है तो भी एंड अप यहाँ से एंटर हो रहा है, राइट, रेजिस्टर के अंदर, और जब यहाँ से फ्लो हो रहा है तो भी यहाँ से एंटर हो रहा है रेजिस्टर के अंदर, राइट। सो इन बोथ द केसेस दिस विल रिसीव द हाई पोटेंशियल यानी हाई एनर्जी करंट, एंड यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, राइट। लेकिन अगर आपका रेक्टिफायर इस तरह से लगा हुआ, लेट मी शो यू, मैंने एक आदत बना रखा है, अगर आपके पास इस तरह का रेक्टिफायर हो, राइट, इस तरह का, सही है, तो अब इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, राइट। डायरेक्शन आप देख लो डायोड्स की, राइट। सो अगर आप जस्ट कंपेयर करो थोड़ा सा बड़ा करके, सही है, सही, अगर आप जस्ट कंपेयर कर लो तो अगर डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है देन वो जो है ना ऑपोजिट तरीके से काम करेगा, फिर नीचे हाई होगा ऊपर लो होगा, क्लियर हो गया। Yeah, that makes sense. चलो अच्छा, नंबर ऑफ टर्न, ये ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस में नहीं है तो इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। The variation with time t of the potential difference V across the load resistor in B is shown in the figure. A capacitor is now connected in parallel with the load resistor to produce some smoothing. Explain what is meant by smoothing. हाँ जी, Um, आइडिया है स्मूथिंग का, आइडिया नॉर्मली क्या होती है स्मूथिंग? yeah, it's like current zero नहीं होता उसमें. ओके, सही है। सो अच्छा जी, सो आप ये कह सकते हो कि बस यही कह दो काफ़ी है। सो अच्छा, यहाँ पे ग्राफ हमारे वोल्टेज है, वोल्टेज कह दो या करंट कह दो, सो So voltage does not become zero. लेकिन कौन सा वोल्टेज, आउटपुट इनपुट? द Output, आउटपुट, output. यस, द आउटपुट वोल्टेज will never goes to zero, never be zero। सही हो गया, आगे आ जाओ। On the figure, draw the variation with time t of the smoothed output potential difference. ओके, यस, कैसे So बनेगा? it's gonna have that thing. Like I can't describe it, but I know what it looks like. लाइक दैट? Yeah, that. ओके, थोड़ा सा कर्व होता है, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कम ऑन, सही, लाइक दिस, सही है। इसी को हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर देते मैंने कर्व तो कभी नहीं देखा. It's always like a हैं। sort of थोड़ा सा straight कर्व line. होता है लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता यार, अच्छा. मतलब मैं उतना बना नहीं सकता, इट डिपेंड्स, वो ये आपके पास जो है ना, मतलब लाइक आप कह रहे हो कि लाइक हल्का सा कर्व आता है एंड देन फिर वो होता है, क्योंकि जो Yeah, कैपेसिटर की ऐसे. जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, उसमें थोड़ा सा कर्व होता है, वो एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, सही। तो दैट्स वाई मैं उतना बना नहीं सक रहा इसमें, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, सही है। और यहाँ से फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये यूँ जा रहा है, राइट, लाइक दिस, एंड नीचे चले जाए भाई, ये इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, सही है। सो दिस इज द चार्जिंग टाइम एंड दैट इज द डिस्चार्जिंग टाइम, राइट। सो ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास, ये वाली डिस्चार्जिंग टाइम है, डिस्चार्जिंग, राइट, और ये वाली जो है वो आपके पास चार्जिंग टाइम है, सही, ये कॉन्सेप्ट है। चलो हो गया, आगे आ जाओ। कासिम रीड कर लेगा प्लीज। सर मैं कर देता हूँ आपके लिए। अरे 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 यार, पढ़ ले भाई, पढ़ ले। The emission spectrum of atom hydrogen consists of number of discrete wavelength. Explain how this observation leads to an understanding that there are discrete electrons energy levels in atom. ओके, क्वेश्चन समझ में आया, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ दियो? नहीं 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 आया समझ कुछ कुछ। अच्छा भाई देखो, ये वाली जो डायग्राम है ना, बेसिकली ये चीज आप समझ लो कि ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, दीज आर, इसके बीच में कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई ये डिस्क्रीटनेस कैसे आ रही है, डिस्क्रीट बोले तो एक फिक्स वैल्यू, एक इंडिविजुअल वैल्यू, एनर्जी तो एक कंटिन्यूअस होती थी, हम पढ़ते थे, इट कैन बी 1.1, इट कैन बी 1.2, इट कैन बी 1.3, 1.4, एनी वैल्यू, लाइक एनर्जी कैन टेक एनी वैल्यू, जब हम बचपन में पढ़ते थे एएस के अंदर। लेकिन अभी थोड़े से बड़े हुए उसने जज्बात बदल दिए, उसने कहा भाई ये तो ये वाली वैल्यू हो सकती है, फिक्स वैल्यू हो सकती है, या तो ये वाली फिक्स होगी या ये वाली फिक्स होगी, बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट। सो अब उसकी वजह ये है, हमें ये पता कैसे चलता है, हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारे पास जो है ना, जब हम इसके कलर को देखते हैं,
यानी जो है ना इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम पे स्पेसिफिक कलर होता है। सो अब स्पेसिफिक कलर को देखते हैं तो वो हमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बारे में बताता है। और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो आती है वो स्पेसिफिक चेंज या डिस्क्रीट चेंज इन एनर्जी लेवल की वजह से आती है। और वो डिस्क्रीट चेंज जो होता है वो डिस्क्रीट लेवल्स को बता देता है। ओके, रट्टा लगा लो, इसका बार बार आएगा। सो हम ये कहते हैं कि भाई द wavelength on the emission spectra shows the discrete the wavelength on the emission spectra, एक minute, has discrete value. Okay, discrete value, right, of wavelength which, अच्छा जी, which shows the discrete energy change, या आप ये कह सकते हो विच इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी चेंज। मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके लिख देता हूँ। सो लैम्डा विच इज द रिजल्ट ऑफ, विच इज द रिजल्ट, अरे भैया एक मिनट, स्पेक्ट्रा हैज discrete value which is the result of discrete energy change, discrete energy change, सही है। hence um discrete, okay, hence electrons should have discrete energy levels। ओके, चलो आगे आ जाओ भाई। अच्छा एक मिनट, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं बस, उसके बाद आगे चलेंगे। um, very there were very few convincing explanation in many script. It was not made clear that each wavelength result from the photon changing energy level. Okay, it was common to find that each wavelength was thought quite wrongly to be associated with a particular energy level, right? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो बेसिकली जो वेवलेंथ निकलेगी ना वो आपको स्पेक्ट्रा पे दिखेगी, राइट? सो यू हैव टू से जो भी वेवलेंथ के बारे में आप कह रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनर्जी लेवल। आई विश मैंने भी यहाँ पे लिखा हो डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ विच इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी। ओके, मैंने गलत लिखा है। ओके, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, which is the result of change in discrete energy। ओके सही, मैंने नहीं, सही लिखा है, सही आगे चेंज लिखा हुआ है मैंने, सॉरी। सो रिजल्ट ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी चेंज। ओके, चेंज तुम्हें मेंशन करना है क्योंकि एनर्जी चेंज होती है तो फिर फोटोन निकलता है, राइट? फोटोन जनरेट होता है। खैर चलो आगे आ जाओ, आगे पढ़ ले भाई। मैं चला गया क्या एक पार्ट पढ़ के? Sir, with me there, can I ask a question? प्लीज। अच्छा, इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो ब्रिज रेक्टिफायर था, हम्म। मैंने पास पेपर में एक क्वेश्चन देखा था कि दे हैड अ ब्रिज रेक्टिफायर और उसका वही ग्राफ बना हुआ था जिसकी हमने स्मूथिंग की थी। हम्म। और फिर उन्होंने बोला था कि they told us the load resistor की resistance, it was 2700 ohms, ओके। and they said determine the mean power dissipated in the resistor, or the highest velocity was 4 highest voltage was 4 volts। तो जो है मार्किंग स्कीम में उन्होंने क्या किया, पावर निकालने के लिए उन्होंने वी डिवाइड स्क्वायर बाय ओवर टू किया, टू आर किया था। हम्म, टू आ रहा होगा वहाँ पे फैक्टर में, है ना? या टू का सो एक व्हाई वाज फैक्टर आ इट रहा टू होगा आर? बिकॉज
क्योंकि उसने आंसर में टू मीन मांगा हुआ है। देखो, अगर आपके पास ना पावर दो चीजें यहाँ पे जब आप कंसिडर करो तो ना, एक होता है पावर मैक्सिमम और एक होता है पावर मीन। ओके, क्लियर? आपको मैक्सिमम पावर और मीन पावर का रिलेशन पता होना चाहिए। मैक्सिमम पावर में हम कहते हैं मैक्सिमम करंट विच इज आई नॉट एंड मैक्सिमम वोल्टेज विच इज वी नॉट। एंड मीन पावर के लिए हम यूज करते हैं आई आर एम एस और वी आर एम एस। ओके, क्या ये बात क्लियर हो रही है ब्रो? जी। ओके, एंड यू नो दैट के आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, कम ऑन मिट जा यार, is equals to I naught over root 2, right? And so as the V naught, okay? So अगर मैं RMS की जगह पे, मतलब मैं पावर मीन को अगर मैं I नॉट की फॉर्म में लिखूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि I नॉट ओवर अंडर रूट टू। इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं। एंड सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज की जगह पे V नॉट ओवर अंडर रूट टू लिखूं तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं। एंड इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, सो ये मुझे आ जाएगा आई नॉट टाइम्स वी नॉट ओवर टू, क्योंकि अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट टू करोगे गेट जस्ट टू। ओके, गेटिंग? Okay, that makes sense. एंड आई नॉट times v naught is basically the maximum power, so if you divide the maximum power by 2 you will get the mean power. So this is what they are doing. Okay, So same with resistance. हाँ जी। तो अगर तो वो मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है उसने और वो आपसे मीन पावर निकालने का बोल रहा है, तो वो जो है ना यहाँ पे कुछ डिवाइड बाय टू इस वजह से कर रहे हैं, राइट? ठीक है। सही हो गया, चलो परफेक्ट। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि some electrons energy level, okay fine, they have given some of the energy levels. The longest wavelength produced as a result of the electron transition between the two energy level is this much. Okay, उन्होंने कहा कि the longest wavelength, okay। अच्छा, आपको पता है कि फॉर्मूला आपको पता है कि change in energy level is equals to hc over lambda, right? So longest wavelength corresponds to shortest energy change, okay। ये आपको पता होना चाहिए। सही है। सो वो आपसे बोल रहा है कि ड्रॉ एंड लेबल मार्क विद द लेटर एल द ट्रांजिशन गिव राइज टू द वेवलेंथ। ओके फाइन। सो शॉर्टेस्ट आप बता दो, शॉर्टेस्ट ये वाला लग रहा है, राइट? यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा सो एल हो जाएगा, राइट? चलो, आगे कह रहा है ड्रॉ एंड मार्क द लेटर एस द ट्रांजिशन दैट गिव राइज टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ corresponds to longest energy level. Okay, so that should be from this point to that point. Okay, and this is S. Okay, now they're saying calculate the wavelength of the transition you have shown in part 2. Okay, so change in energy level is equals to hc over lambda लगा दो, right? So lambda is equal to 6.63 exponent negative 34। भाई जिसके पास भी कैलकुलेटर कर दो भाई, वजी भाई पता नहीं कहाँ है। 3 exponent 8 डिवाइडेड बाय आपके पास जो चेंज इन एनर्जी आ रही है आपके पास 0.54 माइनस 0.34, फाइनल माइनस इनिशियल अगर करोगे, सो 3.4 माइनस 0.54, सही है, जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 से टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स, एंड यस दिस विल गिव यू द आंसर। कितना आ रहा है भाई? 4.34 into 10 power minus 7. ओके जनाब, सो 4.34, 4.34 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, सही है, चेक कर लेते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई वो नहीं थी। 4.34 सही, 35 कह रहे हैं, आगे राउंड ऑफ हो रहा है क्या? So हो रहा है round off 4.346 R. ओके फाइन, सही हो गया। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं फोटोन एनर्जीज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम कैन वेरी, स्पेक्ट्रम वेरी बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, determine the energy in electron volt of the photon in the visible spectrum that are produced by the transition between the energy levels. Okay, सो अगर तो एनर्जी इसके और इसके बिटवीन में होगी तो हमारे पास जो है ना वो जनरेट होगा, राइट? यानी विजिबल फोटोन जनरेट होगा, राइट? अगर हम देखें कितने पॉसिबिलिटी हैं ट्रांजिशन की, one possibility is L, the other is S, right? The third can be this possibility, right? The fourth can be this possibility, right? The fifth can be this possibility, okay? The sixth can be this possibility, right? These are the all possibilities over here, right? Now, तुम इन सबको जल्दी जल्दी माइनस करो। अगर तो इनमें से जो भी वैल्यू
इसके अंदर लाई कर रही है, सही है। अगर तो जो भी वैल्यू 1.83 से बड़ी एंड 3.63 से छोटी के अंदर लाई कर रही है, देन वो आपके पास जो होगा वो यानी वो जो है ना विजिबल लाइट दे देगा। ओके। सो अब अगर हम इसकी निकाल लें, सो वेट 0.54 माइनस 1.5, सही है, 0.96 आ रहा है, 0.96। ओके। एंड अगर मैं जो हूँ 3.4 माइनस 0.54 करूँ, 0.54, तो आई एम गेटिंग 2.86। सो 2.86 for this one. So this can lie, and 0.54 minus 0.85, right? So मेरे पास है 0.31. This is 0.31, 0.31, right? So this won't lie. And 1.5 minus 0.85. So again this won't lie. So 0.65 आ रहा है, सही है क्या? And अगर 3.4 minus 1.5, so it gives me 1.9. So this lies, okay. And अच्छा जनाब, और 0.85, पॉइंट 3.4, 3.4 minus 0.85, so 2.25, 2.55 basically. So ये 2.55, 2.86 and 1.9, ये तीन वैल्यू लाई कर रही है, राइट? सो 2.55 and 2.86 and 2 point, oh sorry, 1.9 लाई कर रही है, राइट? बच्चों ये समझ में आया तुम लोग को? वहीरा, कासिम, अब्दुल्ला, बजी, सबको आ गया? सर मुझे नहीं आया जी समझ। सर। बाप रे ब्रो, देखो 1.83 से लेकर 3.66 के बीच में जो भी तुमने सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगी ना, वो तुम्हें दिख सकती है, राइट? क्वेश्चन समझ पा रहे हो या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आ रहा समझ, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया समझ मुझे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोन एनर्जीज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम वेरी बिटवीन दिस एंड दिस। ओके। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब है, यानी अगर इससे छोटा और इससे बड़ा फोटोन होगा तो तुम उसकी वेवलेंथ देख सकते हो, उसका कलर देख सकते हो। ओके, समझ पा रहे हो? यस। जी अब तुमसे कह रहा है कि डिटरमिन द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फोटोन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल, राइट? तो सबसे पहले तो हमने छह पॉसिबल एनर्जी लेवल बना लिए। ओके। अब इन छह पॉसिबल एनर्जी लेवल्स की हमने एनर्जीज भी कैलकुलेट करी, राइट? अब जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है दो एनर्जी, अगर ये जो है ना यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो जस्ट 0.85 माइनस 0.54, समझ रहे? मैंने सबकी एनर्जी निकाल ली, राइट? फिर मैंने कंपेयर कर लिया कि कौन सी एनर्जी 1.83 से बड़ी है और 3.66 से छोटी है, राइट? सो दिस इज ग्रेटर देन 1.8, यस। दिस इज ग्रेटर देन 1.8 एंड लेसर देन 3.6, यस। एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन द lower value and lower than the greater value. So these three can be a visible photons and these three cannot be a visible photon. समझ पा रहा है भाई? जी सर आगे समझ। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन ये है, और नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। एक क्वेश्चन ये है, एंड अबे यार तीन क्वेश्चन बच रहे हैं यार, साला। अच्छा जी, आ जाओ भाई। कासिम आसपास होगी, कासिम Yes. जल्दी से रीड कर लो भाई। Explain why the mass of an alpha particle is less than the total mass of the two individual protons and two individual neutrons. हम्म, कोई आइडिया? मास Means कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट? हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा जी, क्या कह सकते हैं इसमें? एक्सप्लेन व्हाई द अल्फा इज लेस देन इंडिविजुअल के द total mass will always be smaller than the individual mass than the फिर जा यार in than the constituents mass, constituents mass, सही है, ये हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, रीजन क्या है? as sum of the mass
is converted into energy, राइट। मास एनर्जी इक्विवेलेंस को जो हम कह रहे होते हैं, राइट। अगर तुम इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट देख लो, in many response either binding energy or mass defect were mentioned without placing either in the context. Okay, so you have to, अच्छा, mass energy was merely discussed, हमने भी नहीं डिस्कस किया है, सही है। इसके अंदर तुम ये कह सकते हो कि, अच्छा मार्किंग की देखते हैं, मार्किंग की क्या कह रही। energy is given out, release or release on the formation of alpha particle. Okay, some energy release हो जाती है, कुछ मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो रेफरेंस टू द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अच्छा जी, सो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा वरना हमें एक ही नंबर मिलेगा, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई कन्वर्टेड, ये कह सकते हैं बट द मास एनर्जी विल ऑलवेज कंजर्व। ओके, आगे आ जाओ। An equation for one possible nuclear reaction is that of what the masses of the nuclei are given in figure 8.1. Calculate the mass change in U associated with this reaction. ओके, द चेंज इन मास, ओके जनाब। अच्छा जी, माइनस कर दो सबको। हेलियम का मास आपको दे रखा है, हीलियम का मास है 4.00260, राइट। नाइट्रोजन का मास आपको दे रखा है 13, राइट। और यहाँ से आप निकाल लो, रिएक्टेंट का मास कम होता है, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा होता है, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ। रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा, सही है। सो अच्छा जनाब, ऑक्सीजन आपके पास आ रहा है, ऑक्सीजन लिख दिया मैंने गलती से, अरे यार नाइट्रोजन लिखना है, 14 पॉइंट समथिंग है, सॉरी गलत हो गया। सो 14.00307, सही है। माइनस कर लो 16.99913, सही है। एंड प्लस एक प्रोटॉन भी लगा लो साथ में, सही है। काजिम कैलकुलेट हो गया? 2 minutes. बे यार इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? मैं जब लिखूं तो तुम देखो, मतलब कैलकुलेट करो डायरेक्ट डायरेक्ट। 7.4 times 10 to power minus 4 U ओके, 7.4, 7 पॉइंट कितना भाई बताएगा? times 10 to power minus 4. ओके, सो आप कह रहे हो 7.4 एक्सपोनेंट -4u, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। Calculate the energy in joules associated with the mass change in part 1. ओके, हम क्या कर सकते हैं, E = mc² लगा सकते हैं, सही है। मास हमारे पास है 7.4 एक्सपोनेंट -4, यू हमें पता है, यू को कन्वर्ट करना होगा केजी के अंदर, क्योंकि जूल्स के अंदर आप एनर्जी निकाल रहे हो। सो 1 U हैज द मास ऑफ 1.66 एक्सपोनेंट -27, राइट। स्पीड आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 8, एंड ये स्क्वायर होता है, राइट। सो निकाल दो कितना आ रहा है। 1.10 times 10 to power minus 13. ओके, सो आप कह रहे हो 1.12 एक्सपोनेंट -13। 1.11. ओके, सही हो गया, आगे आ जाओ। Suggest and explain why for this reaction to occur the helium-4 nucleus must have a minimum speed. सो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई सजेस्ट वाई शुड हैव, वी शुड मस्ट हैव मिनिमम स्पीड। सो आप देख रहे हो कि भाई आपके पास एनर्जी का चेंज आ रहा है, राइट। तो जब आपके पास एनर्जी का चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना, वो आपके पास अच्छा जी, वो कुछ ना कुछ, अब यहाँ पे हमने जो चेंज निकाला होगा ये चेंज नेगेटिव में आ रहा होगा। दिस मीन्स कि यहाँ पे जो मास ऑफ द प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, राइट। और अगर मास ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है, इसका मतलब है मास और एनर्जी इक्वलेंट है। और मास और एनर्जी इक्वलेंट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट के कुछ पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, ओके। सो ये है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, हम ये कह रहे हैं कि भाई सिंस द mass of the product
product is greater than the mass of the reactant. So um, helium helium should have minimum speed so that mass energy remain conserved. चलो भाई आगे आ जाओ. यस आगे रीड कर लो. कौन है? अब्दुल्ला मौजूद है? यस अब्दुल्ला, आर यू देयर? जी सर, इधर हूँ। हाँ जी, रीड कर लो प्लीज. By reference to ultrasound wave, state what is meant by acoustic impedance. ओके जी. क्या होता था भाई? सिंपल सी डेफिनेशन थी. आपको जो है वो बस एक चीज़ को डिफाइन करना होता है और वो आपके पास है. Z इज इक्वल्स टू रो सी. ओके. सो हम कहते हैं कि भाई इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ density of the medium and the speed of sound in that medium. सही हो गया. चलो आगे आ जाओ. An ultrasound wave is incident on the boundary between two media. The acoustic impedances of the two media are Z1 and Z2 as illustrated. Explain the importance of the difference between Z1 and Z2 for the transmission of ultrasound across the boundary. ओके जनाब, क्या कहोगे? The impedance, explain the importance of the difference between. Okay. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आपके पास जो है अगर मीडियाज है, डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ द मीडिया, तो आपके पास ट्रांसमिशन होगी या रिफ्लेक्शन होगी, वो आपने बताना होता है, राइट? आपको अगर फार्मूला याद हो कि Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 और होल स्क्वायर होता था दोनों का, राइट? और दोनों का होल स्क्वायर होता था. ओके. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो है ना डिफरेंस बहुत कम है तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगी, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगी, राइट? और अगर आपके पास उसकी वजह से हमारे पास जो है ना पिक्चर या आपके पास जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई एफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या डेंसिटी ऑफ द मीडिया are same, so maximum maximum transmission, right? और अगर जो है f z1 and z2 are different, so आप कहोगे कि भाई maximum reflection. रिफ्लेक्शन. ओके जनाब. अच्छा जनाब, अल्ट्रासाउंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड. अच्छा जनाब, 2 नंबर तो इसके हो गए, और क्या नंबर हम लिख सकते हैं? सो आई थिंक, चलो देखते हैं, मार्किंग की चेक चेक करते हैं. सो Z1, अच्छा अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस स्मॉल है तो मोस्टली, हाँ सही हमने लिख लिया है. सो इफ़ मोस्टली नॉट स्टेटेड. ओके. अच्छा मोस्टली हमने लिखना है, मोस्टली हमने नहीं लिखा है. सो मैक्सिमम ट्रांसमिशन या मैक्सिमम ट्रांसमिशन, मोस्टली ट्रांसमिशन, मोस्टली ट्रांसमिटेड.
ट्रांसमिटेड। ओके। और अगर जो है वो मोस्टली, तो यहाँ पे आपके पास मोस्टली, ये आप सही कर लो, मोस्टली रिफ्लेक्टेड। ओके, चलो। एंड तीसरा पॉइंट किस चीज़ का है यार, किस चीज़ का दे रहा है? एंड रिलेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस वन। अच्छा, अच्छा चलो, उसको हमने नहीं कहा, Z1 + Z2 को नहीं कहा। सही है, लेकिन क्या कहेंगे? वेट। Vague statement on the idea, careful difference between the acoustic emission. Some discuss how the magnitude of the difference affect the transmission and the reflection. There's some code of the intensity reflection coefficient, but these were frequently without explanation. The importance of the relative magnitude of the difference and the sum of the impedance was also not often considered. नहीं, पता नहीं, इसका एक नंबर मुझे नहीं मिलेगा। खैर आगे आ जाओ। Ultrasound frequencies have the has ultrasound frequencies as high as this megahertz are used in the medical diagnosis. State and explain one advantage of using high frequency ultrasound compared to low frequency ultrasound. Okay जनाब। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जो है वो जो स्ट्रक्चर्स होगा उनको उसको अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर लेगी, राइट? सो इट डिस्टिंग्विश, या डिस्टिंग्विश को छोड़ो ना, डिफरेंशिएट, differentiate the structures, structure, the structures properly, properly। सही हो गया जनाब। and yeah, as the good resolution required, required um high frequency, high frequency। सही हो गया। चलो बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। बस मैं अभी एक क्लास एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, नेक्स्ट पेपर करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सही है, तो चलिए जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़। Allah